मैं यहीं पर तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, समझी? अब तुम भी कुछ न कुछ तोड़ दो। कल उसने दिल तोड़ा, आज सुबह मैंने मर्तबान तोड़ा, और अब तुम मेरा सिर तोड़ दो। अगर आप दोनों के डायलॉगों का आदान प्रदान हो गया हो तो क्या हम लोग कुछ बातें कर लें? क्या बताएं आप, हर हफ्ते आकर वही, कि पूरा दिन उसके फ्लैट पर रही, हर पल यह सोचते हुए कि कोई आ ना जाए, या सोचते हुए कि वो इस बार कहे कि तलाक ले लेगा। क्या बताएं एक दूसरे को कि जब कभी उसे बाहों में भरकर प्यार करने का मन किया, उसी वक्त उसकी पत्नी का फोन आ गया। या मैं तुम्हें यह बताऊं कि उसके होंठ हम मखमली नहीं लगते, जलते अंगारे लगते हैं। हाँ, शायद हम सबका यही हाल है। तुम दोनों के प्रेमी की बीवियां तो दूसरे शहर में रहती हैं, इसलिए तुम दोनों उसके घर जाती हो। लेकिन मेरे वाले की तो इसी शहर में रहती है, वह मेरे घर आता है। जान सांसत में पड़ी रहती है यार उतनी देर। मकान मालिक जिस दिन देखेगी, उसके कुछ घंटों में बाहर निकाल देगी। लेकिन फिर क्या, कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद, बच्चे होने के बाद प्रेम कपूर की तरह हो जाता है। महंगाई बढ़ती है और दफ्तर में तनाव। फिर वो दफ्तर में आत्मविश्वासी लड़कियां देखते हैं, जो प्रेजेंटेशन देती हैं, काम करती हैं, पैसा कमाती हैं। और फिर उन्हीं लड़कियों को देखकर उनका दिल डोल जाता है, जिन्हें शादी के पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और कुछ नहीं, हम जैसी बेवकूफ लड़कियां जो करियर बनाने के चक्कर में शादी नहीं कर पाती, उनकी जरा सी तारीफ से पिघल जाती हैं। वो हमारे आत्मविश्वास की तारीफ करें, हम उनके झांसे में आ जाती हैं। फिर वही बीवी के सपने देखने लगती हैं, वही बीवी बनने के सपने, जिससे भागकर वो मर्द हमारी झोली में गिरे थे। फिर हम क्या करें? अपनी शर्तों पर जियो, अपनी शर्तों पर प्रेम करो। जो करने का मन नहीं है उसके लिए इनकार करना सीखो। जो पाना चाहती हो उसके लिए अधिकार से लड़ो। नमस्कार। देशज के खास आयोजन गल्पगोई में आज फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं हिंदी की चर्चित कहानीकार आकांक्षा पारे काशिव। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी मेहमान कथाकार का कि उन्होंने देशज का आग्रह स्वीकार किया। आकांक्षा पारे काशिव के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 3 सहेलियां, 3 प्रेमी, 72 धड़कने, 73 अरमान और पिघली हुई लड़की। इनकी कहानियों से एक विशिष्ट संचयन मैं और मेरी कहानियां भी चुनकर प्रकाशित हुई है। एक टुकड़ा आसमान इनके चयनित कविताओं का संकलन है। आकांक्षा पारे काशिव को कई पुरस्कारों, सम्मानों से नवाजा जा चुका है। रमाकांत स्मृति कथा पुरस्कार, राजेंद्र यादव कथा सम्मान, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, श्यामधर सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित आकांक्षा पारे काशिव आज देशज में अपनी कहानियां सुनाएंगी। मैं पुनः स्वागत करता हूं आकांक्षा जी का। नमस्ते राजीव जी, देशज में मौका देने के लिए आपका बहुत आभार। और कहानियां पढ़ना किसी भी कथाकार को हमेशा ही बहुत, और अभी खासकर जबकि हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और आमने सामने की जो मुलाकातें हैं वो बिल्कुल ही खत्म है, उस दौर में अगर हम वर्चुअली अगर मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। मैं जो कहानी पढ़ रही हूँ वो 3 सहेलियां 3 प्रेमी है। दरअसल ये मेरी पहली कहानी थी और इसी कहानी से मुझे पहचान मिली, तो मुझे काफी पसंद है, मेरे दिल के करीब भी है। इसी कहानी पर मुझे रमाकांत पुरस्कार मिला और इसी नाम से मेरा पहला कहानी संग्रह भी आया, जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। 3 सहेलियां 3 प्रेमी पुस्तक का नाम है। मैं कहानी पढ़ती हूँ। और बता, क्या हाल है? अपना तो कमरा है, हॉल कहाँ है? ये मस्खरी की आदत छोड़ नहीं सकती क्या? क्या करूं, आदत है, बुढ़ापे में क्या छोड़ूं? अरे, 5:30 बज गए, मेघना नहीं आई। बूढ़ा झिला रहा होगा। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे वाले की जवानी फूट पड़ रही हो। वो तो फूट ही रही है।
तुम क्यों जल रही हो? मैं क्यों जलूंगी भला? हम तीनों में से कौन है जो जवान से प्रेम कर रहा है? तीनों के ही तो प्रेमी हाफ सेंचुरी तक या पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं। ले, मेघू भी आ गई। हाय। क्या है बे? किस बात पे बहस कर रहे हो? ये बेबे क्या बोलती है रे तू? और तुम ये तू क्या बोलती रहती हो? अरे हमारे इंदौर में ऐसे ही बोलते हैं, तू। जब पुच्ची करने का मन होता है ना, तो सामने वाले को कहते हैं तू। क्यों? आज तेरे हीरो ने पुच्ची नहीं दी क्या, जो तू बोलने का मन कर रहा है तेरा? नेहा, प्लीज मुझे इस धारा 377 से बचा लो। अब तू भी ये बता दे, ये रे रे क्या होता है? फिर तू। अच्छा बाबा ठीक है, तुम। ओके। हाँ तो मैं कह रही थी, ये बे है ना, मेरे वाले का सिग्नेचर ट्यून है। मतलब हर जवाब पे बे, हर शुरुआत में बे। वह फोन पर मार डालने वाले अंदाज में कहता है हाय बेबी, और मैं बदले में हमेशा कहती हूँ क्या है बे। अच्छा, तो ये चल रहा है। अब ये दिल पर हाथ रखकर गिर पड़ने की एक्टिंग अपने कमरे में जाकर ही करना। पहले बताओ रविवार कैसा बीता? कौन गिर रहा है डार्लिंग? मुझे तो बस उसका हाय बेबी याद आ गया। तो जल्दी बता, कल तू कहाँ गई थी? आभा, फिर तू। ठीक से बोला कर यार, मुझे तू तू बिल्कुल पसंद नहीं। ओके बाबा, अब मैं तुम्हारे लखनवी अंदाज में कहूंगी हुजूर आप। ठीक। अच्छा, लेकिन पहले मैं नहीं बताऊंगी कि कल क्या हुआ था। पहले ही तय हो गया था कि हम तीनों जब भी अपने रविवारी प्रेमियों से मिलेंगे, तब सब स्नेहा ही सबसे पहले बताएगी कि रविवार का उद्धार कैसे हुआ। पिछले 6 महीने से हम प्रेम में हैं। तुम्हें लगता है हमारे जीवन में कुछ नया होने वाला है? मुझे लगता है हम ऐसे ही सप्ताह में एक दिन अपने प्रेमी से मिलकर अधूरी इच्छाओं के साथ मर जाएंगे। वाह, मेरे मन में एक आइडिया आ गया है। हम रविवार के दिन मरेंगे। मौत भी आई तो उस दिन जो सनम का दिन था। वाह 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 वाह। तुम लोग भी चाहो तो मुझे दाद दे सकते हो। आभा, हम यहाँ तुम्हारी सड़ी हुई शायरी सुनने इकट्ठे नहीं हुए हैं। ओके, अंडरस्टैंड? तो इसमें दही भी कभी छाछ थी कि बुरी औरत की तरह मुंह बनाने की बोलने की क्या जरूरत है, बताओ तो। आराम से कह दो, क्योंकि तुम इतनी भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हो कि हम तुम्हें कोई रोल दे दें। मैं यहीं पर तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, समझी? अब तुम भी कुछ न कुछ तोड़ दो। कल उसने दिल तोड़ा, आज सुबह मैंने मर्तबान तोड़ा, और अब तुम मेरा सिर तोड़ दो। अगर आप दोनों के डायलॉगों का आदान प्रदान हो गया हो, तो क्या हम लोग कुछ बातें कर लें? हाँ भाई चलो, हम बातें ही तो कर सकते हैं। अगर आप दोनों के डायलॉग। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, हम दोनों के डायलॉग का आदान प्रदान। ओके, अब आगे बोलो। हाँ जी स्नेहा जी, तो मैं आपको एक अध्यक्ष मनोनीत करती हूँ और आप बकना शुरू करें, क्योंकि बोलने लायक हम लोगों के पास कुछ नहीं है। तुम लोगों को नहीं लगता कि हम तीनों ही दो बच्चों के बाप से प्यार कर रही हैं? हम तीनों ही जानती हैं कि कोई ना हमारा भविष्य है, फिर भी क्या बहन, फिर भी क्या? आई डोंट नो फिलोसॉफी, ओके, आई वॉन्ट स्टोरी। ए देख, ये चूचू के मुरब्बे की तरह एक्सेंट में अंग्रेजी अपने बॉस के सामने बुलाकर, ठीक? और ये स्टोरी का चूजा तू अपने दफ्तर में ही रख कर आया कर। हम दोनों को पता है तू एक नामी गिरामी अखबार के कुछ काले पन्ने गोदती रहती है। हाय राम, तुम दोनों कितनी खराब लड़कियां हो, मेरा मतलब औरतें हो। क्या मैं कहती हूँ कभी तुम कि अपने कत्थक के तोड़े और तुम अपने बेकार के नाटक की एक्टिंग वहीं छोड़ के आया करो। बू हु हु, सुबुक सुबुक सुड़ सुड़ सुड़। अब ये बू हु क्या है भाई? बैकग्राउंड म्यूजिक रानी, इसके बिना डायलॉग में मजा नहीं आता। रोना ना आए तो म्यूजिक से ही काम चलाना पड़ता है। साली, थिएटर में काम करती है और हाथ नचा नचा कर एक्टिंग तू करती है। अब तेरी नौटंकी कमी तुझे नहीं पूछती तो मैं क्या करूं? आई एम बॉर्न एक्ट्रेस। रुक, अभी बताती हूँ कहाँ है छुट्टियां तेरी। स्नेहा, आभा, प्लीज यार, तुम दोनों कभी सीरियस क्यों नहीं होती हो? सीरियस होने जैसा अभी भी हमारी जिंदगी में कुछ बचा है क्या? तुम्हें लगता है हमें जहाँ सीरियस होना चाहिए वहां भी हम ऐसे ही हैं, अगंभीर? क्या बताएं यार, हर हफ्ते आकर वही, कि पूरा दिन उसके फ्लैट पर रहे, हर पल यह सोचते हुए कि कोई आ ना जाए, या सोचते हुए कि वो इस बार कहे कि तलाक ले लेगा। क्या बताएं एक दूसरे को, कि जब कभी उसे बाहों में भरकर प्यार करने का मन किया, उसी वक्त उसकी पत्नी का फोन आ गया। या मैं तुम्हें यह बताऊं कि उसके होंठ हम मखमली नहीं लगते,
जलते अंगारे लगते हैं। हाँ, शायद हम सबका यही हाल है। तुम दोनों के प्रेमी की बीवियां तो दूसरे शहर में रहती हैं, इसलिए तुम दोनों उसके घर जाती हो। लेकिन मेरे वाले की तो इसी शहर में रहती है, वह मेरे घर आता है। जान सांसत में पड़ी रहती है यार उतनी देर। मकान मालिक जिस दिन देखेगी, उसके कुछ घंटों में बाहर निकाल देगी। तुम दोनों से कुछ छुपा है क्या? वह क्या चाहता है तुम दोनों जानती हो, और तुम दोनों ये भी जानती हो कि शादी से पहले मैं वह सब नहीं करूंगी। इस बात पर फिर बहस हुई इस रविवार। मेरा वाला भी इसी बात पर आ रहा है, कहता है मुझ में पवित्रता बहुत ज्यादा है। और मेरा वाला कहता है मुझ में सांस्कृतिक जड़ता है। अच्छा, सांस्कृतिक जड़ता बड़ा भारी शब्द है भाई। आभा, तुम तीनों में से हम तीनों में से तुम ही सबसे ज्यादा बोल्ड हो। तुम कैसे इस चक्कर में फंस गई? तुम्हें तो कोई भी लड़का आसानी से मिल सकता था, यही ना? अरे, क्या बताऊं, आसानी से मर्द मिलते हैं रानी, लड़के नहीं। मर्द भी शादीशुदा, 2 बच्चों के बाप, कुंवारे नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे क्या लगता है, हमारी उम्र की किसी भी कुंवारी लड़की से पूछ लो, सभी को ऐसा ही लगता है। पर ऐसा क्यों होता है? जब लड़के शादी की उम्र में होते हैं, शादी नहीं करते। जब वही लड़के मर्द बन जाते हैं तो कहते हैं पहले क्यों नहीं मिली। लेकिन मेरा वाला कहता है कि वह तलाक ले लेगा और मुझसे शादी करेगा। कब? कब ऐसा वीरोचित कदम उठाएगा बहन? सुनो तो जरा। 5 साल, 5 साल बाद ले लेगा वो तलाक। इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रही हो? यदि तुम्हें यकीन है तो इस बात को तुम्हें बुलंद आवाज में कहना चाहिए। लेकिन मुझे पता है, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा यकीन दिखा रही है। उसके बच्चे छोटे हैं अभी, इसलिए। ओ अच्छा, ऐसा है। बच्चों को बड़ा करने के बाद तलाक लेगा, फिर तुमसे शादी करेगा। वेरी गुड, गुड आइडिया, गुड प्लान। हम दोनों वालों के तो बच्चे भी बड़े हैं, फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्यों स्नेहा? हाँ, समझने की कोशिश करो बच्ची, हम जिंदगी मांग रहे हैं, उनकी जिंदगी। सामाजिक जिंदगी, आर्थिक जिंदगी, इज्जत की जिंदगी। वह जिंदगी हमें कोई नहीं देगा। इसलिए नहीं कि हम काबिल नहीं हैं, इसलिए कि हमें आसानी से भावनात्मक रूप से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो तीनों जो हमसे चाहते हैं, वह शायद कभी भी हम नहीं कर पाएंगे। हम उनका न हिस्सा बन सकती हैं, न हिस्सेदार। अगर ऐसा हो जाए तो हम तीनों ही किसी मैटरनिटी होम में बैठकर बाप के नाम की जगह या तो मुंह ताक रही होंगी, या अरमानों के लाल कतरे नाली में बहने का इंतजार कर रही होंगी। तुम बोलते हो तो इतनी कड़वी क्यों हो जाती हो? मीठा है ही कहाँ मेरे मन में, सब खत्म हो गया। तो इस नमकीन दरिया को क्यों वक्त बेवक्त बहाया करती हो? मैं थक गई हूँ, सच में। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ किसी भी कीमत पर। हम तीनों में से कौन है जो उनके साथ रहना नहीं चाहता? पर वो बिकाऊ नहीं है ना, हम कीमत क्या लगाएं? लेकिन हम उनकी तानाशाही के बाद भी क्यों हर बार उनकी बाहों में दौड़ी चली जाती हैं? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम अकेलापन है। नहीं, मुझे लगता है हम तीनों की प्रॉब्लम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। उहुं, हम तीनों की प्रॉब्लम प्यार है। हम लोग उम्र के उस दौर में हैं जहां हमारे पड़ोसी, हमारे पास थोड़ी प्रतिष्ठा है, थोड़ा सा पैसा भी, बस नहीं है तो प्यार। जब हम कोरी स्लेट थे तो हमारे सपने बड़े थे। उस वक्त जो इबारत हम पर लिखी जाती, हम उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। हमने दुनिया देख ली है। हमें पता चल गया है कि हम सिर्फ भोग्या नहीं, भोग भी सकती हैं। कुंवारे लड़के हमें तेज समझते हैं, लेकिन शादीशुदा मर्दों को इतने दिनों में पता चल जाता है कि पत्नी की प्रतिष्ठा और पैसे की भी कीमत होती है। काम के बोझ में फंसे मर्दों को पता चल जाता है कि कामकाजी लड़कियां नाक बहते बच्चों को भी संभाल सकती हैं और बाहर जाकर पैसा भी कमा सकती हैं। लेकिन जब तक वो सोचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर देर क्यों हो जाती है? जब दिन होते हैं तो वे बाइक पर किसी कमसिन को बैठाकर घूमना पसंद करते हैं। तब कैरियर बनाने वाली लड़कियां उन्हें अच्छी नहीं लगती। साधारण नैन नक्श वाली लड़की पर भी उनको प्यार आ जाता है।
तब उन्हें लगता है माँ जो ढूंढेगी सही ढूंढेगी। घर गृहस्थी का चलना ज्यादा आसान है। आसानी से गृहस्थी चलाना जिस लड़की को आएगा वो उसी से शादी करेंगे। पर जब शादी की बात आती है, लड़के अपनी माँ की शरण में पहुंच जाते हैं। तब बीवी भी खूबसूरत भी होना चाहिए और घरेलू भी। तब अपनी क्षमता पर उन्हें घमंड होता है। हम काम करेंगे और बीवी बीवी को रानी की तरह रखेंगे। लेकिन फिर क्या, कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद, बच्चे होने के बाद प्रेम कपूर की तरह उड़ जाता है। महंगाई बढ़ती है और दफ्तर में तनाव। फिर वो दफ्तर में आत्मविश्वासी लड़कियां देखते हैं जो प्रेजेंटेशन देती हैं, काम करती हैं, पैसा कमाती हैं। और फिर उन्हीं लड़कियों को देखकर उनका दिल डोल जाता है जिन्हें शादी के पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और कुछ नहीं, हम जैसी बेवकूफ लड़कियां जो करियर बनाने के चक्कर में शादी नहीं कर पाती, उनकी जरा सी तारीफ से पिघल जाती हैं। वो हमारे आत्मविश्वास की तारीफ करें, हम उनके झांसे में आ जाती हैं। फिर वही बीवी के सपने देखने लगती हैं, वही बीवी बनने के सपने जिससे भागकर वो मर्द हमारी झोली में गिरे थे। फिर हम क्या करें? अपनी शर्तों पर जियो, अपनी शर्तों पर प्रेम करो। जो करने का मन नहीं है उसके लिए इनकार करना सीखो। जो पाना चाहती हो उसके लिए अधिकार से लड़ो। पर वो हमारी शर्तों पर प्रेम क्यों करने लगे भला? क्योंकि हम उनकी शर्तों पर ऐसा कर रहे हैं। कोई भी अधिकार लिए बिना हमारे कारण उन्हें सुकून का रविवार मिलता है। फिर फिर कुछ नहीं मेरी शेरनियों, जाओ फतह हासिल करो, अगला रविवार तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जी, आपने देशज के लिए कहानी सुनाई अपनी। मुझे पूरी उम्मीद है कि देशज के श्रोता और दर्शक आपकी कहानी पसंद करेंगे। मुझे आकांक्षा जी की कहानियों के श्रोताओं और दर्शकों से आग्रह है, वे अपनी राय, अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट हमें लिखकर भेजें। हमें इंतजार होगा। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया।